आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट नंबर 4 बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग एक मैथ जनरेटर गेम बनाएंगे। जहाँ पे क्या होगा कि एक क्वेश्चन जनरेट होगा बार बार जब भी आप पेज को रिफ्रेश करते हैं या फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका न्यू क्वेश्चन जनरेट होगा। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर करना है। तो आंसर आपको इनपुट बॉक्स में जैसे ही डालते हैं तो आपका अगर आंसर सही होता है तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, और अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको एक झटका लगेगा और आपका स्कोर है जो घट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस वीडियो के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 के अंदर सिंपल सा जो अभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड ये सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए मैंने उसे पार्ट 2 में रख दिया है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट मिलता है जो कि आपको हेल्पफुल साबित होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस चलिए प्रैक्टिस प्रोजेक्ट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने प्रोजेक्ट नंबर 3 बना रखा है, तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पूरा प्लेलिस्ट का आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से प्रोजेक्ट नंबर 4 का फाइल बनाएंगे, जहाँ पे इसका नाम रखते हैं मैथ क्वेश्चन गेम। और एक बात ध्यान रखिए, जितना भी मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ सबका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो आप मेरा सोर्स कोड देख के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम लोग को यहाँ पे 3 फाइल्स की ज़रूरत है। तो फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जनरेट हो गया, और यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ क्वेश्चन गेम। ठीक है, गेम रख देते हैं, और यहाँ पे मैं चैनल का नाम रख देता हूँ डू सम कोडिंग। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर से कर लो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपने डिज़ाइन देखा होगा तो वहाँ पे एक बुक वाला बैकग्राउंड था, तो वो बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से उसका नाम रख देते हैं बैकग्राउंड ही। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टाइल सीट है उसको लिंक कर लेते हैं, जो कि हेड के अंदर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लिंक .css। ठीक है, तो ये जो स्टाइल सेट का फाइल नेम है आप मैच कर लीजिएगा, दोनों का सेम होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में फाइल लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सोर्स लिखते हैं, और सोर्स के अंदर सिंपल लिख देंगे सोर्स क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर स्क्रिप्ट डालते हैं तो आपका सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको डालना पड़ता है कहाँ, बॉडी के जस्ट एबव में यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफ़र प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप कहीं भी डालेंगे तो कोई मतलब नहीं, आपका काम वैसे ही करेगा। ठीक है, तो ये डिफ़र ऐड करना ज़रूरी था। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो बैकग्राउंड में हम लोग एक इमेज लगाएंगे। तो इमेज का जो लिंक होगा आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बैकग्राउंड इमेज का, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से हमें इसे लगाएंगे। तो स्टाइल में चलते हैं, और सबसे पहले तो मैं कुछ कोड है जो कि मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बार बार करना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉपिंस फॉन्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले अपने जितने भी प्रोजेक्ट सीरीज़ है उसमें बता रखा है कि कैसे फॉन्ट को इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्राइमरी कलर ले लिया है। तो रूट का मतलब क्या हो कि ये आपका हर एलिमेंट में आप इसके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट होगा आपका पूरा CSS का। ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रिक में क्या कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी जो ब्राउज़र मार्जिन पैडिंग है उसको हम लोग रीसेट कर रहे हैं। और ये बॉक्स साइजिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो भी एलिमेंट है वो आपके बॉक्स से बाहर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर से लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पॉपिंस फॉन्ट है उसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो फॉन्ट है वो हो जाए हमारा। तो अभी इसको हम लोग को देखना है कैसा दिख रहा है। तो सिंपल ये जो HTML फाइल है यहाँ पे हम लोग लाइव सर्वर से इसे खोल देंगे। तो लाइव सर्वर से खोलने के बाद कुछ ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ है ही नहीं। तो फटाफट से जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड क्लास है उसे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज में URL पास कर देंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड .png।
ठीक है। तो अभी आपको इमेज नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम लोग को हाइट देना होगा, जो कि होगा फुल विड्थ ऑफ पेज, यानी फुल हाइट लेगा यहाँ से यहाँ तक। और इसका जो विड्थ है वो दे देंगे 100% का, ठीक है। तो अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, तो फिर से मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। हाँ अब सही है। तो देखिए बैकग्राउंड हमारा आ गया। तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट फिट नो रिपीट, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक, दूसरा है शायद, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। तो अब ये नो रिपीट पे आ गया। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है, बैकग्राउंड साइज जिसको करेंगे हम लोग कवर, तो पूरा ले लेगा, देखिए पूरा ले लिया और ये हमारा हो गया। तो इस टाइप का है हमारा बैकग्राउंड। तो अब हम लोग को क्या बनाना है, इसके अंदर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो बॉक्स के लिए हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने HTML में और इसके जस्ट अंदर बनाएंगे एक क्लास, इसका नाम रखेंगे बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स को हम लोग फटाफट से इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो वापस से चलते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स का स्टाइलिंग करने से पहले मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को सेंटर में लाएंगे। नहीं, चलिए पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉक्स है वो बेसिकली मैं एक बैकग्राउंड कलर असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे बॉर्डर का विड्थ दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोना कोना में बॉर्डर आप देखते हैं ना, उसमें मैंने कुछ विड्थ दे दिया हूँ, जो कि मैं हर बॉर्डर को अलग अलग से सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो ये पैटर्न जो आप देख रहे हो वो कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले ये टॉप वाला रहेगा, उसके बाद ये जो सेकंड वाला है ये रहेगा, थर्ड वाला नीचे वाला रहेगा और ये फोर्थ वाला इधर वाला रहेगा, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिए। और जो बॉर्डर का स्टाइल होगा ये सॉलिड होगा। तो हम लोग चाहते थे इसे वन लाइनर कर सकते थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम लोग 4 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस टाइप से ही कर देते हैं तो ज़्यादा क्लीन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक शैडो प्रॉपर्टी है, तो आप नीचे में देखेंगे बॉक्स के नीचे एक शैडो दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये कितना स्प्रेड करना है आपको शैडो वो है, और यहाँ पे आपको एक कलर असाइन हो रहा है, ठीक है। तो वही मैंने किया है। और यहाँ पे बॉर्डर का जो रेडियस है वो मैंने 20 पिक्सल दे दिया है ताकि ये थोड़ा सा राउंड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स का जो हाइट है वो मैंने असाइन किया है 320 पिक्सल यहाँ से हाइट, और जो विड्थ है वो है 600 पिक्सल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग सेंटर में लाते हैं। तो ये बैकग्राउंड जो देख रहे हैं ना, उस पर हम लोग ग्रिड का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ग्रिड और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, सॉरी डिस्प्ले होता, मैंने गलत लिख दिया, डिस्प्ले ग्रिड होगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी आता है प्लेस आइटम सेंटर। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को सेंटर करने का CSS में, ठीक है। तो काफ़ी मीम वायरल होते हैं कि भाई CSS का जो डिव होता है उसे सेंटर करने में दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ करके आप आसानी से किसी भी चीज़ को सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूँ वापस से HTML के अंदर और यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे जो एक स्कोर के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2, ठीक है। और H2 के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ स्कोर और ये लाइन दे देता हूँ और एक स्पैन बनाते हैं, स्पैन और इसके अंदर स्कोर। तो ये जो स्कोर का जो देख रहे हैं ना, इसको मैंने स्पैन में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे ऐसे जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करना है, मुझे पूरे टेक्स्ट को नहीं करना है, सिर्फ स्पैन का जो एलिमेंट यानी ये वाला स्कोर है उसको एडजस्ट करना है, इसलिए मैंने इसे रखा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो ये स्पैन, इस पर एक ID में असाइन कर देता हूँ जो कि होगा सिंपल स्कोर। तो यहाँ पे ये हटेगा और लगता है मैंने कुछ गड़बड़ किया, यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो ये ठीक हो गया। उसके बाद एक बनाऊँगा H3 टैग। तो इस पर ID देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका मैं ID क्वेश्चन ही रख देता हूँ और एक मैं सैम्पल के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल लिखते हैं फॉर्म के अंदर होगा हमारा एक इनपुट। तो इनपुट को एक ID दे देते हैं जिसका नाम रखेंगे आंसर इनपुट, ठीक है। और इस इनपुट को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसका जो टाइप होगा नंबर होगा क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ
नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ नंबर से हम लोग को आंसर लेना है, इसलिए मैंने इसको टाइप को नंबर दे दिया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, ठीक है। और इस पे मैं एक क्लास दे देता हूँ प्राइमरी बटन का, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर मैं सबमिट ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जितने भी एलिमेंट थे वो हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। अब क्या करते हैं, सिंपल चलते हैं CSS के अंदर, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे आते हैं और जो बॉक्स है इस पे मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। और सब कुछ को सेंटर में प्लेस करें, प्लेस आइटम्स नहीं काम करेगा यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो ये करने से ये कुछ ऐसा आ गया। तो इस चीज़ का हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना होगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे तब ये ऊपर नीचे आएगा। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है फ्लेक्स डायरेक्शन रो तो पहले ही रहता है, तो यहाँ पे मैं होगा कॉलम, ठीक है। तो ये अब ऐसा आएगा। लेकिन हमारा जो लेआउट था इसमें क्या था कि ये इनपुट ऊपर था और ये सबमिट बटन था वो नीचे था। वो ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्म एलिमेंट था उसको सेलेक्ट करते हैं। तो पहले एक बार लेआउट देख लेते हैं क्या है। तो ये जो फॉर्म है ना, इस पर मैं क्या करता हूँ, एक ID असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म है और इसके क्वेश्चन फॉर्म को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ID है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हैश यूज़ करना होगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म के अंदर हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, तब ये ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड ही है अभी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कर देंगे कॉलम, तो ये ऊपर नीचे आ गया। और सिंपल यहाँ पे जो गैप प्रॉपर्टी है वो हम लोग असाइन कर देंगे 20 पिक्सल का, ताकि इसके बीच में गैप आ जाए। और लास्ट में जो विड्थ है उसको फुल कर देते हैं ताकि ये पूरा विड्थ ले ले, ठीक है। देखिए पूरा विड्थ ले लिया। तो अब क्या करेंगे, इन सब के बीच में गैपिंग दे देंगे। तो ये हमारा ये फ्लेक्स था ना, तो यहाँ पे हम लोग गैप लिख देंगे 20 पिक्सल का। तो देखिए सब में गैपिंग आ गया। तो अब चलिए इंडिविजुअल ये जो एलिमेंट्स सब थे ना उसको हम लोग स्टाइल करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सिंपल बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स। और ये जो था हमारा H2 टैग था, तो सिंपल ये H2 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद लिखते हैं फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट यहाँ इसका होगा 700, ठीक है। और इसके बाद जो फॉन्ट साइज होगा इसका 32 पिक्सल। और इसका जो लाइन हाइट होगा वो होगा 48 पिक्सल। तो लाइन हाइट क्या है कि ये जो पूरा टेक्स्ट देख रहे हैं इसके ऊपर नीचे ये कितना स्पेस ले रहा है वो है। जैसे कि इसका जो लाइन हाइट होगा ये यहाँ से यहाँ होगा। मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ 150 और इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इसका जो लाइन हाइट आप देख रहे हैं ये है पूरा लाइन हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका क्या है 48 पिक्सल, जो कि मैंने अभी असाइन किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है लाइन हाइट। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसका जो कलर है वो असाइन कर देते हैं। तो कलर, और हमारा वेरिएबल था ये वेर को यूज़ करने के लिए, और डैश डैश प्राइमरी। तो प्राइमरी कलर आ गया। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं जो कि H3 में था। तो लिखते हैं बॉक्स H3 और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी प्रॉपर्टी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 600 और जो इसका फ़ॉन्ट है, नहीं फ़ॉन्ट साइज़ को इसका कम रखना है, 30 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कलर है इसको मैं हटा देता हूँ, ब्लैक ही रहना देता हूँ। और जो लाइन हाइट है वो होगा 54 पिक्सल। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट है और ये जो बटन है इसको स्टाइल करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो इसका मैंने क्या नाम रखा था ज़रा देख लें। तो इसका ID है आंसर इनपुट। तो यहाँ पे करते हैं आंसर इनपुट,
इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। और इसका CSS के अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये अभी आप देखेंगे पूरा यहाँ से वहाँ तक ले लिया जगह। इसको फिक्स करने के लिए हम जो बॉक्स है इसे पैडिंग दे देंगे, जो कि होगा 20 पिक्सल का दे देते हैं चारों तरफ से। 20 काफ़ी कम है तो इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सही है। तो वापस से आएंगे आंसर इनपुट पे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, ये पारदर्शी हो जाएगा, नहीं आर पार इसका दिखेगा। इसके बाद ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग को फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं पतला सा एक बॉर्डर दे देता हूँ, काफ़ी मोटा है, ठीक है, पतला सा हो गया। और इस पर मैं कुछ प्रॉपर्टी है वो फटाफट से यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो बेसिकली मैं इसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर चुका हूँ और इसका हाइट 40 पिक्सल है और जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल है। तो इसमें मैं कुछ भी लिखूँगा तो उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कितना होगा, 20 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक येलो सा कुछ आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो इसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूडो प्रॉपर्टीज़ है जो कि है फोकस विजिबल, ठीक है। तो फोकस विजिबल में क्या करेंगे, जो आउटलाइन का प्रॉपर्टी है उसे हम लोग कर देंगे हमारा जो प्राइमरी कलर था ना उससे चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटलाइन और इसका जो कलर है वो मैं कर दूँगा वार प्राइमरी। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इसका कलर कुछ ऐसा है। तो उसी तरीके से इसका जो बॉर्डर है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे बॉर्डर। तो अब ये सही हो रहा है, देखिए सही है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो बटन है इसको फटाफट से स्टाइल करेंगे। तो इसका क्लास क्या था, प्राइमरी बटन। तो इसका जो स्टाइलिंग है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल सा एक हाइट है और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने असाइन किया। तो बैकग्राउंड भी आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं या फिर बैकग्राउंड कलर, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको मैंने नन किया क्योंकि जो आपका बटन होता है वो कुछ ना कुछ अपने आप बॉर्डर ले लेता है। देखिए यहाँ पे अजीब सा कुछ आ रहा है, इसलिए उसको बॉर्डर नन करना पड़ता है। और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने वाइट ले लिया, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज़ है 32 पिक्सल। तो ये अब सही लग रहा है, देखिए सब कुछ सही है। बस इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव फटाफट से बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीडिया क्वेरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और लिखेंगे मैक्स्ड विड्थ जो कि है 600 पिक्सल ले लेते हैं या फिर 786 लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है अभी क्या हो रहा है आप देखिए, ये श्रिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको श्रिंक कराना होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से असाइन हो रहा है बॉक्स का, यहाँ से। इसको विड्थ यहाँ से असाइन हो रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसका क्लास उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो, और विड्थ है उसको हम लोग ओवरराइट करेंगे। तो लिखेंगे विड्थ 80% कर देते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आप देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करें। अब देखता हूँ मैं, देखिए अब हो रहा है सही। बस ये जो सब टेक्स्ट है वो बिगड़ जा रहा है, देखिए। और इसका जो हाइट है वो उतना ही रह रहा है। तो हाइट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो हाइट करते हैं, हाइट 400 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी ये श्रिंक होगा, देखिए हाइट बढ़ गया। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जो टेक्स्ट है उसे मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमारा टेक्स्ट कहाँ था, ये है, ठीक है। इसको मैं पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हम लोगों को सिंपली क्या मैनिपुलेट करना है, इसका जो साइज़ है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइन हाइट घटा देंगे। तो लाइन हाइट मैं 32 पिक्सल इसका कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सट गया और इसका मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो वेट हटा देते हैं क्योंकि इसको ओवरराइट नहीं करना है। और ये जो हमारा स्कोर है वो 28 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज़ 24, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है। बटन को सिंपली आप कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसे मैं रख देता हूँ 24, जैसा ऊपर के जैसा, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो भी घटाना होगा। तो अभी 46 पिक्सल है तो इसको कर देते हैं 30, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसका जो इनपुट है उसका भी जो हाइट है वो भी घटा देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों सेम लगे। तो मैं इनपुट को सिलेक्ट करके लाया और सिंपल जो है इसका हाइट है वो मैं कर देता हूँ 36, ठीक है।
थोड़ा कम और, तो ये लग रहा है मुझे कम नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है मैंने पैडिंग दिया है। 1 मिनट, हाँ ये जो पैडिंग देख रहे हैं ना, इसके वजह से इसका साइज़ अजीब हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट को ही हटा देता हूँ, ठीक है। हाइट ना रहेगा, हाइट ना बजेगा बांसुरी, ठीक है, हट गया। तो अब देखिए जो पैडिंग है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया है। तो यहाँ पे मैं जो पैडिंग का प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिया था ना, तो यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, तो 0 आगे होगा, तो ये पतला हो गया, तो इसको आगे पीछे मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है, इनपुट बड़ा करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ 10 ताकि दोनों इक्वल लगे, और इसको कॉपी करके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको कर देते हैं 5 पिक्सल। सेव करेंगे तो हमें अपना रिज़ल्ट मिल गया, हमारा जो भी ये है रिस्पॉन्सिव हो गया। बस ये जो पैडिंग जो ले रहा है ना उसको घटा देते हैं। तो पैडिंग चारों तरफ से मैं कर दूंगा अब 20 पिक्सल, ठीक है ना। अब और हाइट चलिए घटा ही देते हैं, 360 करते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। चाहे तो इस टेक्स्ट को अभी कर सकते हैं, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ, इतना काफ़ी है। तो अब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारा जो स्टाइलिंग का जितना भी काम था वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टेप्स को लिख दिया है ताकि थोड़ा ईजी हो कोई भी। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लेते तो कोशिश करिए कि आप अपना जो स्टेप्स है उसे लिख लें। तो इससे क्या होता है कि आपको आसानी होता है पूरा जो भी लॉजिक है वो लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रैंडम क्वेश्चन जनरेट करना है, ठीक है। तो उसके पहले तो हम लोग को रैंडम नंबर्स भी जनरेट करना होगा, तब ना हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से एक मैं बना लेता हूँ फंक्शन जिसका नाम रखते हैं रैंडम नंबर, ठीक है। तो कॉन्स्ट रैंडम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एरो फंक्शन होगा। तो इसके अंदर लॉजिक क्या होगा रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, तो मैंने मोज़िला का वेबसाइट यहाँ विज़िट किया, तो यहाँ पे उन लोगों ने एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल दे के रखा है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम क्या है, तो एक 2 पैरामीटर है, तो जहाँ से लेके जहाँ तक आप लोग को जनरेट करना है। तो ये जो पैरामीटर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिन मैक्स, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न मैथ डॉट फ्लोर, यानी हम लोग को फ्लोर वैल्यू लेना है, मैथ डॉट रैंडम। तो ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, और इन दोनों पैरामीटर्स की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई करेंगे भाई हमको 1 से लेके 10 तक चाहिए या 2 से लेके 5 तक चाहिए। तो ये मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में पास करेंगे, और मैक्सिमम जहाँ तक हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल ये जो रैंडम वैल्यू जनरेट हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा मैक्स मिनिमम और +1 से, ठीक है। और उसके बाद सिंपल इसमें जो मिनिमम है वो ऐड कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट यहाँ से मैंने उठाया है, देखिए मोज़िला का। तो इससे हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जनरेट होके आता है रैंडम, ठीक है। तो ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट वाला फंक्शन हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन रैंडमली जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये रैंडम नंबर काम कर रहा है कि नहीं वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सिंपल लॉक करेंगे और लिखेंगे रैंडम नंबर लिख देते हैं, और ये जो फंक्शन है वो मैं कॉल कर लेता हूँ। सिंपल मैं 20 से लेके 300 के बीच में चाहता हूँ, या 25 चाहता हूँ, ठीक है, 25 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम। तो इसको रन करने के लिए सिंपल क्या करना है, रन तो हो ही रहा है, कुछ करना नहीं है, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और F12 दबाना है तो आपका कंसोल खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रैंडम नंबर। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, तो देखिए रैंडम नंबर 23। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, 22, 23, 22, यानी उसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर 50 कर दूँ और यहाँ पे 0 कर दूँ, तो अब देखिए क्या होगा, उसके बीच का होगा, यानी अभी 25 हो रहा है तो 38, 41, तो उसके बीच में।
तो बेसिकली ये फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी काम का है रैंडम नंबर जनरेट करने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जनरेट करेंगे। तो फटाफट से मैं एक बना लेता हूँ जनरेट क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले तो 2 रैंडम नंबर जनरेट कराऊंगा, तो उसको मैं क्या करता हूँ वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लिखते हैं कॉन्स्ट रैंडम नंबर 1 और सिंपल क्या करेंगे, जो रैंडम नंबर वाला जो फंक्शन है ये कॉल करेंगे यहाँ पे और सिंपल पहला वैल्यू पास करेंगे 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन टाइप जो मल्टीप्लिकेशन का होगा वो रैंडम जनरेट होगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने लिखा है उसी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 करते हैं, ठीक है। तो ये 2 रैंडम नंबर जनरेट हो गए और ये जो रैंडम नंबर आप देख रहे हैं ये यही वाले हैं। ये जो 84 है ना, जो रैंडम नंबर देखिए बार बार जनरेट होगा। अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो मैंने इसे चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं और वेरिएबल बनाता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर मैं बैकटिक्स लेता हूँ और लिखता हूँ क्वेश्चन और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये जो रैंडम नंबर है यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, डॉलर लगेगा और लिखेंगे रैंडम नंबर 1 और उसी तरीके से यहाँ पे होगा क्या, डॉलर लग के जो सेकंड वाला है रैंडम नंबर 2, ठीक है। और इन दोनों का आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कॉन्स्ट आंसर और आंसर क्या होगा रैंडम नंबर 1 इंटू रैंडम नंबर 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न जेनरेटेड क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं, जेनरेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और ये जो क्वेश्चन है वो पास करेंगे और आंसर पास कर देंगे, ठीक है। तो अब रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन क्या जनरेट हो रहा है वो मैं आपको लॉग करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे लॉग और ये जो फंक्शन है सिंपल हम लोग इसे यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। इसको मैं थोड़ा खींच दूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, इसका आंसर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और इसका आंसर भी जनरेट हो रहा है। देखिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 40, ठीक है, आंसर भी आ गया। तो हमारा क्वेश्चन अब सही से आ रहा है, बस अब हम लोग को यहाँ पे इसे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो वैसा ही करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे शो क्वेश्चन नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट शो क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे शो कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और ये जो फंक्शन था कौन सा, ये वाला, ये मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चर करके ये जो क्वेश्चन और आंसर है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन कॉमा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया, तो हमारा क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे शो कराना है तो इसका आईडी हम लोग को चाहिए होगा। तो वापस से यहाँ चलते हैं और इस जगह पे हम लोग को दिखाना है, ये जो देख रहे हैं ना, तो इसका आईडी क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एलिमेंट बाय आईडी, कॉन्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट। और इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाएंगे और गेट एलिमेंट बाय आईडी है और यहाँ पे जो आईडी है वो पास कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया यानी एलिमेंट। और सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इनर टेक्स्ट है उसको चेंज करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो आंसर है उसको क्या करते हैं, कहीं ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, तो ये लेट होगा क्योंकि इसको चेंज कराना है, तो आंसर, ठीक है। तो सिंपल इसका नाम अलग रखते हैं, ठीक है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा।
स्टोर्ड आंसर कर देते हैं, स्टोर्ड आंसर, ठीक है, यानी इसको स्टोर करा रहे हैं इसलिए स्टोर्ड आंसर, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, स्टोर्ड आंसर को में हम लोग को वैल्यू डालना है आंसर का, ठीक है। तो अब ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए हमारा क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है उसे कॉल करना भी पड़ेगा तभी ना काम करेगा। तो सिंपल इसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो देखिए अब बार बार नया नया यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली आंसर चेक करके ये जो स्कोर है उसको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और बनाऊँगा, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट चेक आंसर, और ये एरो है ना, तो इसके अंदर इवेंट आएगा, क्योंकि ये जो है चेक आंसर वो हम लोग फॉर्म पे कॉल करेंगे। तो कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन सबमिट प्रॉपर्टी पे सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ऑन था नहीं, चेक आंसर, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट पास करेंगे जो कि ई है, ई ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी ई ले लेते हैं, ठीक है। और इस इवेंट के अंदर हम लोग को सबसे पहले तो क्या करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसको कॉल करना है। अगर ये आप कॉल नहीं करेंगे तो क्या होता है, आपका जो पेज है वो बार बार रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए पेज जो है हमारा रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। तो उस बिहेवियर को हम लोग को फिक्स करना है, यानी नहीं लाना है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे। और एक चीज़ मैं भूल गया कि इसका जो टाइप है वो सबमिट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबमिट बटन है। तो ये अब रिफ़्रेश नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नीचे में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो इसका डाटा लाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर्म डेटा नाम से, सॉरी डेटा, और यहाँ पे सिंपल न्यू फॉर्म डेटा जो हेल्पर है उसको लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्म एलिमेंट है, यानी ये जो क्वेश्चन फॉर्म, इसको हम लोग इसका एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल इसे नीचे करेंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और फॉर्म होगा, यहाँ पे गलत मैंने कर दिया है, इसको रीनेम करते हैं क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। और शायद CSS में भी चेंज करना पड़ जाएगा। कहाँ पे ये रहा, ठीक है, फॉर्म हो गया। और वापस से चलते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं फॉर्म, ठीक है। और लास्ट में यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ पे EL, ठीक है। तो ये एलिमेंट को हम लोग को पास करना है इसमें। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से सारा वैल्यू निकाल के दे देगा। और यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहला क्या करते हैं, मैं इसको लॉक करा के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या, या फिर अभी हम लोग को एक ही एलिमेंट चाहिए तो क्या दिखाऊँ। सिंपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र आंसर, ठीक है। और जो फॉर्म डेटा है इस पर मैं गेट करूँगा, और गेट में यहाँ पे लेंगे आंसर, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो मैं क्या करूँगा, इस इनपुट का नाम रख दूँगा, तभी ना यहाँ से वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेम है यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, नेम आंसर, ठीक है। ये आंसर असाइन हो गया। तो अब मैं इसको आपको लॉग करा के दिखाता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। लॉग आंसर यूज़र आंसर, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको फुल स्क्रीन। यहाँ पे अभी मैं 58, तो ये रिफ़्रेश ही हो रहा है, ठीक है। अभी भी वही रिफ़्रेश वाला इशू चल रहा है, तो शायद इवेंट ही लिखना पड़ जाएगा। यहाँ पे इवेंट ही लिख देते हैं, इवेंट, ठीक है। और यहाँ भी इवेंट, इवेंट नाम सही है ना, एक बार देख लेते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ट्राई करते हैं। हाँ, अब नहीं हो रहा है, देखिए रिफ़्रेश नहीं हो रहा अब, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, तो आंसर आ रहा है हमारा, यानी ये स्ट्रिंग है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा।
नहीं तो कैलकुलेशन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका यहाँ पे लिखेंगे पार्स इंट करके एक है, इसमें ऐसे पास कर देंगे। ठीक है, और अगर आप अब लिखता हूँ तो देखिएगा ये नंबर में है। तो नंबर कैसे पता चला? तो इसका जो टेक्स्ट कलर आप देखिए पर्पल हो गया, पहले क्या था स्ट्रिंग था तो ये वाइट था। ठीक है, तो इस वजह से मुझे पता चल गया। तो ये तरीका है। तो इसका आसान तरीका आप देख लीजिए। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस कर देना है, तो ये क्या होगा इंटीजर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी नंबर में आ जाएगा। तो अब देखिए सेम रिज़ल्ट। और अगर मैं प्लस हटाऊँगा तो ये स्ट्रिंग ही आएगा। तो देखिए स्ट्रिंग आ गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग को चेक करना है इफ़ यूज़र आंसर इज़ इक्वल टू स्टोर्ड आंसर। अगर दोनों सेम होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्कोर जो है उससे बढ़ा देंगे। तो स्कोर नाम का वेरिएबल हम लोग को पहले बना लेना होगा। तो स्कोर कहाँ पे लगूँ, यहाँ पे। ठीक है, स्कोर 0 और सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँ, स्कोर को मैं क्या करता हूँ प्लस इक्वल टू करके 1 इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और अगर ये गलत है तो डिक्रीमेंट करेंगे, स्कोर माइनस इक्वल 1। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। और स्कोर को हम लोग को दिखाना कहाँ पे है, तो दिखाना है इस जगह पे। तो स्कोर को भी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ स्कोर। ठीक है, स्कोर हो गया। और यहाँ पे सिंपल दिखा देते हैं स्कोर डॉट इनर एलिमेंट होगा, एलिमेंट इनर HTML नहीं टेक्स्ट ही खाली अपडेट करना है। तो जो स्कोर वेरिएबल का वैल्यू है इसमें पास कर देंगे। और अब देखते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 80 होगा। तो 80 करते हैं तो स्कोर बढ़ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा न्यू क्वेश्चन नहीं आया, तो हम लोग को न्यू क्वेश्चन भी जनरेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल ये शो क्वेश्चन मेथड था, इससे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, तो अब मैं जब भी सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये एम्प्टी वैल्यूज़ को भी ले रहा है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो इनपुट है उसमें रिक्वायर्ड फील्ड ऐड करेंगे, रिक्वायर्ड होगा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर देगा प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। ठीक है, तो इस फील्ड को आप भरेंगे तभी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आंसर लिखता हूँ 50, सबमिट, और यहाँ पे 40, यहाँ पे होगा 70। तो अब ये सही कर रहा है। अब मैं गलत लिखता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है और मैं हार गया। ठीक है, और एक चीज़ आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो जो डाला हुआ वो वहीं रह रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, ये इनपुट को रीसेट करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट। तो ये क्या करेगा, पूरा रीसेट कर देगा। तो अब मैं कुछ भी लिखता हूँ 99 और सबमिट करता हूँ, तो देखिए ये गायब हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ये एकदम बन चुका है। देखिए फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि ये सिंपली वन टाइप का क्वेश्चन ही को हैंडल कर पा रहा है, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ही हैंडल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे जो लास्ट कौन सा बच गया, डिवाइड, चारों को यहाँ पे हैंडल करेंगे, जो कि मैं पार्ट 2 में आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो पार्ट 1 में फ़िलहाल इतना ही था। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके जरूर से चेकआउट करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।